कोई बात करनी है ना पर्सनल चैटिंग कर देना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू FM 92.6 UCP की दुनिया। मैं हूँ आरजे फातिमा अहमद और मेरे साथ हैं फवाद अली। और हम लोग जो हर सैटरडे को आप लोगों से मुलाकात करते हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सक्लूसिव लेजेंड्स को। एक्सक्लूसिव लेजेंड्स यस। यानी कि वो वाले स्टार्स जिन्होंने एक ट्रेंड सेट किया होता है, और वो वाले स्टार्स जिनको हम लोग अपनी इंडस्ट्री में जब भी हम डिस्कस करें तो उनको डिस्कस किए बगैर हम लोग ना आगे जा सकते हैं ना पीछे। तो हम लोग हर सैटरडे आप लोगों से 4 से 5 मुलाकात करते हैं, और क्योंकि हम लोग रेडियो पे मुलाकात नहीं कर पा रहे तो इसलिए हम लोगों ने पॉडकास्ट वर्जन शुरू किया हुआ है। और ये जो FM 92.6 UCP की दुनिया का पेज है उस पे कॉन्टिन्यूस 7 डेज पॉडकास्ट कर रहे हैं हम। हमारी कितने मज़े की चीज़ है ना वैसे, कि हम हाँ लोग हर तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं जितनी हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ तो अस्सलाम वालेकुम दोबारा से मेरी तरफ से, और वेलकम ऑल जो भी कोई सुन रहे हैं हमें या जो देखेंगे अभी। अच्छा हाँ, जो आपने क्वेश्चन किया कि कितना आसान हो गया है। हम अभी पिछले दिनों एक गेम बंद हुई ऑनलाइन, तो सारे नेगेटिव यूज ऑफ इंटरनेट के बारे में इस तरह की बात हो रही थी। तो जितना जितना मुश्किल हो गई है ना लाइफ, उतनी ही आसान भी हो गई है मेरे ख्याल से। मुश्किल हो जाना, आसान हो जाना, इसका ताल्लुक जो है ना वो हमारे अपने ऊपर है कि व्हाट यू ऑप्ट। अगर मैं एक अच्छी चीज देखना चाहूंगा तो इट्स वेरी गुड थिंग फॉर मी। जैसे हम लोग ये शो करना चाह रहे थे, हम लोगों से कनेक्ट रहना चाह रहे थे, तो हमारे लिए एक मीडियम बन गया यही इंटरनेट। तो जो लोग इससे नेगेटिविटी अप्रोच करना चाहते हैं वो नेगेटिविटी अप्रोच कर सकते हैं। बिल्कुल, डेफ़िनेटली। लेकिन इसका ये भी एक फ़ायदा है कि जैसा आपने नेगेटिविटी की बात की, तो जो लोग क्योंकि ऑब्वियसली घर बैठ के हम लोग के माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है और हम लोग हर किसी को तरीका नहीं पता होता इतनी ईज़ी तरीके से वो अवेयर नहीं होता कि उन्होंने क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन हम लोग अगर ऐसे ही है। हफ़्ते में उनको 1 घंटा जो है एक होता है ना वो टाइम आउट उनको मिल जाए फ्रॉम देयर लाइफ़, तो काउंसलिंग मिल जाती है फ्री की। बिल्कुल। तो हम काउंसलिंग नहीं दे रहे, लेकिन हम लोग उनको एंटरटेन ज़रूर कर रहे हैं। हम लोग इतने प्रोफेशनल हाँ नहीं हुए अभी फवाद। यार अच्छा, वही। लेकिन इस टॉपिक पे बात करते हुए फवाद, मैं एक और बात पूछूंगी आपसे कि हम्म, क्योंकि हम लोग हमने जो पहला शो किया था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह हमारी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। हम लोगों ने एक्टिविटीज़ ढूंढ ली हैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की, लेकिन वो सारी ऐसे फिजिकल ही है। एक्टिविटीज़ हैं। रात को जब हम्म, हर कोई उन वो सारे काम बेशक करके जब लेटता है तो फिर उसके माइंड में सारी वही बातें चलती हैं। उन हम्म। थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करना, एक तो ऑब्वियसली आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन how would we be able to do that? यार आपका क्वेश्चन जो है वो ये है कि वो जो हमारे दिमाग में सारा दिन में जब नेगेटिविटी भी साथ लेके चलते हैं, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, तो रात को वो जो नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आ रही होती हैं, सारा दिन का जो क्या कहना चाहिए रीकैप आ रहा होता है, उसको Hmm. पॉजिटिव एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करना चाहिए। इज दैट इट? Yes. लेकिन मेरे थॉट्स ख्याल को, से नॉट एक्टिविटीज की बात करें। हाँ, उन थॉट्स को मेरे ख्याल से ना अ, इसका जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है ना वो ये है कि आप जो है ना उनके आउटकम्स को सोचें। मतलब देयर आर थॉट्स जो आप कर रहे होते हैं क्योंकि ड्यू टू देयर पॉजिटिव आउटकम्स, ठीक है, और देयर आर थॉट्स आपके दिमाग में आ रही होती हैं पर आप नहीं कर रहे होते। हम्म। तो ये सोचें कि वो क्यों नहीं कर रहे। तो उनके जो नेगेटिव आउटकम्स है ना, ये सोचने के न्यूट्रल होके, मतलब जब कुछ इस तरह की सोचे तो न्यूट्रल होकर सोचने को जाए, पहले उनके नेगेटिव सोच लें। जैसे जो काम हम एग्जीक्यूट करने लगते हैं तो उनका पॉजिटिव सोचते हैं और फिर हम लोग उसको कर ले कि हिम्मत आ जाती है कर लेते हैं। इस तरह से जो काम हमने एग्जैक्टली। नहीं किए हैं ना, तो उनके जो नेगेटिव आउटकम्स है ना, जो उनसे नेगेटिव आउटपुट निकलना है, उनके बारे में पहले सोचें, पॉजिटिव बाद में सोचें, तो वो इवेंचुअली खुद ही आपका जो माइंड है ना उसको क्लियर कर देता है। एम आई राइट? यू आर राइट, लेकिन मैं उस पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ कि जिस तरह हम लोगों ने पूरे दिन के, जिस तरह हम लोगों ने डिस्कस किया कि पेंटिंग कर ली जाए या कुछ इस टाइप की एक्टिविटी को कर ली जाए, हम लोग पूरा दिन वो सब करके अपना दिन गुजार लें, ठीक है। लेकिन फिर हम्म, उसके बाद रात को जब हम लोग अपने अपने बेड पे जाके लेटते हैं तो फिर वो वाली जो सारी थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स, दे कम रशिंग इन। और ये बहुत नॉर्मल चीज़ है कि हम लोग हम्म, जितने भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, लेकिन एक पॉइंट आता है हमारी लाइफ में कि हम हम्म। लोग नेगेटिव, हमारी एटलीस्ट थॉट्स नेगेटिव होती हैं, चाहे हमारे जो एक दफा हो काम जाती है है। वो पॉजिटिव हो। हाँ, तो ऐसे ही है। इसलिए उन नेगेटिव थॉट्स को हम लोग किस तरह से होता है ना वो रिस्ट्रेन करके रख सकते हैं कि हम लोग एक पॉजिटिव लाइफ जो है वो एक कॉन्टिन्यूसली डील करते हैं उसके साथ। मेरा आंसर अभी भी सेम है। अच्छा,
ठीक है। आप बताएं, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, आप बताएं, आपको क्या हाँ, लगता है? मुझे ये लगता है कि हमें होता है ना कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए इस फैक्ट की कि हम लोग को हम लोग कहते हैं कि नहीं, हम एक दूसरे को बस यही फोर्स करते रहते हैं कि नहीं तुम पॉजिटिव सोचो, लेकिन एक हम्म, एक्सेप्ट जब आप कर लोगे ना कि अच्छा यार नेगेटिव थॉट्स भी उसके साथ रहेंगी पॉजिटिव थॉट्स के साथ, हम्म, लेकिन हम्म, बस ये है कि नेगेटिव को इतना इम्प्लीमेंट नहीं करना या इतना हावी नहीं होने देना हावी नहीं होने अपने देना, ऊपर। हावी नहीं होने देना, करेक्ट। एग्जैक्टली हाँ। और हम्म, पॉजिटिव को जो है ना जितना ऑब्वियसली क्योंकि आएंगी थॉट्स, लेकिन आप उनको जिस तरह होता है ना एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना या हजम कर लो, हम्म, बस उस तरीके से डील करना चाहिए, क्योंकि हर किसी के अंदर ना वो वाला जिस तरह से आपने कहा ना कि हमें उसकी तरफ ज्यादा पॉजिटिव की तरफ ज्यादा झुकाव रखना चाहिए अपना एंड ऑल दैट, लेकिन हर हम्म, किसी का वो स्टेमिना या हर किसी का इतना स्ट्रांग नहीं होता वो कि वो बिल्कुल ऐसे अपने ही है। उन थॉट्स को जो अभी है आपने वो एक टर्म इजीली बोला, कर लो। अभी आपने एक टर्म बोली, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दें। जी जी। इस बात पे प्रैक्टिकल लाइफ में कितना अमल करती हैं गुड क्वेश्चन। इतना आप? हाँ, ये साइड से क्वेश्चन आया पर क्वेश्चन बड़े पॉइंट पे इतना आया। इतना नीड टू बी ऑनेस्ट इतना किया नहीं जाता, लेकिन नाउ आई एम इन अ प्लेस जो अपनी लाइफ में कि हाँ मैं अपने आप को समझा देती हूँ आफ्टर सो मेनी इयर्स, अपने ऊपर काम कर करके अब समझा लेती हूँ। हाँ, ये नहीं होता कि अभी सुना और अभी निकाल दिया, चुटकियों वाला हिसाब किताब बिल्कुल भी नहीं है। इट टेक्स टाइम, एक दिन 2 दिन मैं निकालूंगी हमेश उससे अंदर रहेगा वो, लेकिन फिर 2 दिन बाद वो दूसरे काम से निकल सकता है होपफुली, अच्छा, फिंगर्स। फातिमा, देयर इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ लाइफ, हर इंसान की जिंदगी में ना एक लापरवाह टाइम आता है जिसमें इंसान को लापरवाही अच्छी लगती है। हम्म इंसान ना चाह के भी लापरवाह होता है। हम्म। तो वो सिनेरियो आपकी लाइफ में गुजरा, मतलब वो पार्ट जो है हाँ, वो गुजर गया या आने वाला है? नहीं नहीं गुजर गया, होपफुली होपफुली गुजर होपफुली गुजर गया गया। या तो होपफुली मोस्टली कौन सी आएगा। ऐसी बात होती थी जिसको मोस्टली कौन सी ऐसी बात होती थी जिसको इग्नोर कर देती थी आप? अपने आप को इग्नोर कर देती थी हम्म, आई थिंक। हाँ, मैं अपने अपने डिसीजंस को या फिर जो मुझे करना चाहिए अपने लिए उसको मैंने हमेशा इग्नोर किया है। मैंने हमेशा हम्म, जो दूसरे ने चाहा है या उस बाकियों की लाइफ में जिससे बेहतरी आ जाए, मैंने हमेशा उसको प्रायोरिटी रखा और अपने आप को हमेशा जो है सेकेंडरी और बिल्कुल बाद में रखा है। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो जिसको मैंने वाइस मिस वर्सा, करा है। वाइस एग्जैक्टली। वर्सा है। अच्छा। मैं हमेशा खुद को पहले देखता हूँ। ओके। थोड़ा सा यू रिमेम्बर यू ऑलवेज सेड तुम बहुत मीन हो, सो मीन। बहुत ये स्टेटमेंट बहुत मीन। यस अच्छा चलो, बैक टू द टॉपिक। हमने 7-8 मिनट गुजार दिए हैं अपनी बातों में। यस टॉपिक पे आते हैं, यस। फिर बात साइड पे लेकर आते हैं। अच्छा हाँ फातिमा, ठीक है। एक्सक्लूसिव लेजेंड्स की अभी आपने डेफिनेशन करने की कोशिश की, तो कुछ पॉइंट्स बोल रही थी, मुझे लगा एक पॉइंट आप मिस कर गई। मैं जब भी शो स्टार्ट करती हूँ तो जो मैं डेफिनेशन अपनी ऑडियंस को देती हूँ ना, मेरे ख्याल से वही है मेरे लिए हाँ, एक्सक्लूसिव लेजेंड्स की डेफिनेशन। वो क्या है? कि एक ऐसा इंसान जो जिसने हम्म, अपना नाम इस इंडस्ट्री में ऐसा बनाया हो कि हम लोग एक तो ना उसको होता है ना कि उसको हम कारपेट के अंदर स्वीप नहीं कर सकते, और हमारे जो यूथ होती है वो हमेशा उनको देख के ही आगे बढ़ने की कोशिश करती है, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा नाम अपनी इंडस्ट्री या फिर अपने कंट्री के लिए बनाया होता है कि हम उसको भूल नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज के लेजेंड कौन है हमारे? अच्छा, आज के लेजेंड वो हैं जिनका फवाद ने हम लास्ट हम शो में रिवायत कायम रखेंगे, हम जी, देनी लोगों को गेस होपफुली। करने देंगे। आई गेस लोगों को गेस थोड़े से उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने लास्ट शो में फवाद ने रिक्वेस्ट की थी। रिक्वेस्ट क्या, फवाद ने बोला था कि इस सिंगर को डिस्कस करें तो मैं बहुत तरला अच्छे से। तरला था, उसको तरला था, तरला चले कहते चले ठीक है हैं। तरला। फवाद का तरला था कि हम इस सिंगर को डिस्कस करें तो हमारा मैं बहुत अच्छे से जो है परफॉर्म कर सकूंगा, और डेफिनेटली वो एक ऐसे इंस्टीट्यूट कह सकते हैं इस इंसान को, इस लेजेंड को, क्योंकि इन्होंने स्टार्ट किया। और इनको मैं अभी ऑब्वियसली बिकॉज शो के लिए मुझे रिसर्च करनी पड़ती है, तो मैं रिसर्च कर रही थी और मैंने पढ़ा कि इनको बाबा पॉप कहा जाता है। तो बिल्कुल। मैंने बहुत बड़ी एक दे दी है हिंट, और इनका नाम जो है वो ए से शुरू होता है, और इनका जो सिर्फ आर पे फर्स्ट खत्म नेम है होता ना, है।
और उनका जो ओनली जो उनका फर्स्ट नेम है ना, सिर्फ यही मशहूर हुआ हुआ है। लाइक हम लोग इनको, हमें पूरा, जैसे फवाद खान, हमें पूरा नाम नहीं जानने की जरूरत, इनका फर्स्ट नेम ही हमारे लिए काफी है। तो आई गेस मैंने बहुत सारी हिंट्स दे दी फवाद, क्यों, आपको क्या लगता है? काफी दे क्या दी? क्या है? मेरे पास कमेंट्स शो नहीं होते, आप बताएंगी क्या क्या है? नहीं नहीं नहीं, अभी लोगों ने गेस नहीं किया, अभी लोग आपको सलाम कह रहे हैं। इसके अलावा नबील अली ने ज्वाइन किया है, नाहिरुल्लाह ने ज्वाइन किया है। वो कह रहे हैं नबील अली जो है वो आपके फादर की तबीयत पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने लास्ट वीक छोड़ दिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ही इज फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह ही इज फाइन। उनकी शुगर जो थी वो काफ़ी हाई थी और ब्लड प्रेशर बहुत लो था, इस वजह से ही वाज अनकॉन्शियस और मुझे उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा था। दैट वाज द रीज़न मुझे शो बीच में डिसकंटिन्यू करना पड़ा था। उसके लिए माजरत, कान पकड़ के माफ़ी, कान नहीं पकड़ सकता क्योंकि हेडफोन लगाए हुए नहीं, बिल्कुल, हैं। पेरेंट्स एंड फैमिली इज ऑलवेज फर्स्ट, और इसमें तो ऐसा ही कोई है। सेकंड ओपिनियन ही नहीं है। तो इसलिए उसमें आपको कान पकड़ के सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है। नबील अली कह रहे हैं कि टुडे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी लेजेंड, वी आर टॉकिंग अबाउट लेजेंड। वो बस हम लोगों ने शो का स्टार्ट जो है वो ऐसे किया था कि लोग जो है वो सुने और थोड़ा पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दे सके। अच्छा, फवाद ने क्योंकि गिटार जो अपने हाथ में पकड़ लिया, फवाद जो है ना वो हिंट दे रहे हैं कि भाई मैं गिटार भी बजा सकता हूँ। तो इसलिए इससे करने के बाद हम जिस तरह म्यूजिकल हिंट देते हैं उस तरह आप म्यूजिकल हिंट दें हमारी ऑडियंस को। ओके। आप क्या आर्टिस्ट? ना 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 na 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 da 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 na 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 seems like Fatma in a concert or मैंने trying to sing it साइलेंट लिप loud. सिंकिंग भी कर दी, बिल्कुल। हाँ, देख लें आज हम लोगों ने पूरा आपके लिए पूरा वो डमशराज होते कहते हैं ना, हमने आपके लिए यस पूरा डमशराज कर यस, दिया। हाँ वो भी कर दिया। अब तो आप लोगों को डेफिनेटली गेस कर लेना चाहिए। और फवाद ने कर गाना भी ऐसा परफॉर्म किया है कि जिसको सिंगर्स का या फिर इस इंडस्ट्री का नहीं भी पता ना, उसको भी डेफिनेटली पता चल जाएगा कि ये गाना जो है, क्योंकि इतना पॉपुलर गाना है, इतना पॉपुलर गाना कि इसको हम लोग जो है ना मिस नहीं करा सकते। अच्छा फातिमा, मैंने ना जो हमारे सिंगर हैं उनके मुतालिक एक ऐसी चीज मैंने डिस्कवर मतलब सेल्फ डिस्कवर की, वो ये थी कि हर चीज में ना दुनिया में तीन किस्म की चीजें होती हैं। एक होता है बेसुरा, अच्छा। एक होता है उस्ताद और एक होता है अताई। अताई मतलब हम लोग जैसे लोग मतलब वेल ट्रेंड नहीं है। तो जो अताई लोग होते हैं ना, अताई लोगों में दो किस्म के लोग होते हैं। अताई एक वो जो किसी को कॉपी करते हैं, एक वो जिनका अपना एक टोन होता है। तो अभी तक हम मजे की बात मैंने जो चीज देखी वो ये थी कि जितने हमारे जो लेजेंड सिंगर्स आए हैं ना, जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं, वो सारे के सारे लोग जो थे दे ऑल हैव अ यूनिक टोन, वोकल टोन। तो हमारे आज के जो सिंगर हैं इनके मतलब ये चीज थी कि इन्होंने फ्लैट पॉप जो है ना, एक होता है फ्लैट सिंगिंग, तो फ्लैट सिंगिंग के अंदर इन्होंने पॉप को एक ऐसा रंग दिया ना कि यू कैन नॉट इमेजिन। मतलब आप होता है ना कभी कभी ऐसे होता है कि इंसान का ना दिल करता है कुछ ऐसा सुनने को जो वो नॉर्मली नहीं सुनता। तो इन्होंने म्यूजिक को ना एक इस तरह की लाइफ दी थी। मतलब जब मतलब समटाइम्स जब आप कहते हो ना कि एक टाइम कब प्योर क्लासिकल सुनना है मैंने, कभी आप कहते हो मैंने पॉप सुनना है, तो एक जो सॉफ्ट पॉप का वर्ड यूज होता है ना, वो वर्ड इनको प्रॉपर्ली डिफाइन करता है। आई कैन कम्प्लीटली एग्री विद यू। इनकी आवाज और इनका जो गाने का स्टाइल है वो कम्प्लीटली ऐसा है कि हम लोग होता है ना कि किसी के ऊपर उंगली रख सकें कि अच्छा ये पॉप गा रहा है या ये रॉक गा रहा है, या फिर इनका कभी आप उस तरह से डिफाइन मतलब कि उस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपना एक अलग जॉनरा जो है वो एक कहते हैं ना इन्वेंट उन्होंने अपनी आवाज। मुझे वो सॉफ्ट पॉप लगा, मुझे लगा सॉफ्ट पॉप कहना चाहिए उसको। मतलब एक होता है पॉप के अंदर बहुत सी चीजें आ जाती हैं, तो वो उनके अच्छा उनके मजे की एक और मैं एक हिंट दे देता हूँ, आखिरी हिंट है आज की। अच्छा। ये गाना गाते एक स्टाइल से गाना शुरू करते थे, लेट्स से अगर ये गाने में यूं कर रहे हैं ना यूं तो ये पूरा गाना यही करते रहते थे। That's very cute. नहीं, Either इनको there is a देखने sad में भी part,
नहीं नहीं, दैट्स नॉट सैड एट ऑल, इट्स वेरी क्यूट। लाइक हम इनको अगर वैसे भी देखें ना तो ही लुक्स वेरी क्यूट No, पर्सन। I'm not saying it's a sad trait. I'm saying either it is a sad part of a vocals of the lyrics. He's always like हाँ बिल्कुल, आई कैन एग्री विद दैट क्योंकि तो इनके गाने कुछ ऐसे भी। अच्छा, हमारी जो ऑडियंस है मुझे लगता है वो गेस नहीं कर पा रही है। अभी इतना बड़ा लेजेंड जो है हमने उनके बारे में आपको बता दी, लेकिन आप गेस नहीं कर पा रहे, लेकिन कोई मसला नहीं है। चले फवाद, आज हम अपनी ऑडियंस को माफ़ी देते हैं और आज हम खुद बता देते हैं कि आज हम हम किसको खुद बता देते डिस्कस हैं कर रहे हैं। हाँ, ऐसे हम ही। आज डिस्कस कर रहे हैं आलमगीर हक को, जिनको हम लोग हाँ आलमगीर के नाम से ही जानते हैं बेसिकली। मुझे लगता है कि हमारी 70 to 80% ऑडियंस को पता भी नहीं होगा कि उनका सरनेम जो है वो हक है। हम्म, उनकी बात करें तो ही वाज बोर्न ऑन 11 अगस्त इन 1955, जिसके मुताबिक ही इज़ लाइक अराउंड 64 उनकी एज है इस वक्त। और हम्म, उसके अलावा ऑब्वियसली पाकिस्तानी सिंगर हैं, लेकिन इनका ताल्लुक जो है वो ईस्ट बंगाल से है। और ये भी बहुत मज़े की इनकी हिस्ट्री है, जो हम ऑब्वियसली डिटेल में जब जाएंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन इनको पायनियर ऑफ पॉप म्यूजिक कहा जाता है। और ही इज़ जैसे मैंने पहले कहा कि उनको पॉपुलरली जो उनको एक नाम उनको जो दिया गया था वो बाबा ए पॉप का, या फिर इंग्लिश में कहा जाए तो किंग ऑफ पॉप जो है, उनको पाकिस्तान में जिनको नाम दिया गया वो किंग ऑफ पॉप का नाम दिया गया। और इनकी जो स्टाइल ऑफ सिंगिंग है वो कहते हैं कि इट इज़ इंस्पायर्ड बाय, अब शायद आपको इन सिंगर्स का ज़्यादा बेहतर पता हो, अहमद रुश्दी एंड एल्विस प्रेस्ली। एल्विस प्रेस्ली का तो मुझे पता है, अहमद रुश्दी का पता है फवाद आपको कि नहीं? हाँ जी। तो आपको उनकी आवाज में या उनके गानों में उन लगती है इन बहुत दोनों ज्यादा का रिजेम्बलेंस है, बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है। अच्छा, मैं दो तीन चीजें इंक्रीज करता चलता हूँ। मैंने जब आलमगीर हक के बारे में जब थोड़ा सा देखा, तो जैसे हमने लास्ट टाइम अहमद जहां ज़ेब को डिस्कस किया था, तो अहमद जहां ज़ेब का निक नेम था ए जे क्या कहलाते थे। तो हमारी पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर आलमगीर हक को बंगाली के नाम से बुलाया जाता है। यस यस, इट्स अ वेरी क्यूट मतलब नेम। इट्स वेरी क्यूट नेम। रिसेंटली आई वो एक हमारी पाकिस्तान ड्रामा एक्ट्रेस हैं, वो एक वीडियो कॉल उनकी वायरल हुई थी आलमगीर हक के साथ, बुशरान जिसमें वो सारी, उनको बिल्कुल। बुशरा अंसारी, और वो उसमें सारा टाइम मैंने बंगाली तू बाज आ जा तू ठीक हो जा, ये तेरी उम्र अब तू इट 100 इज साल वेरी और। क्यूट। हाँ हाँ, हाँ मुझे खुद भी जब एक मैंने वो वीडियो देखी थी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यू नो दिस इज द बॉन्ड आवर इंडस्ट्री हैज अपने आपस में, कि वो इतना केयर करते हैं वो एक दूसरे के, और इतने क्यूट निकनेम से बुलाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ही बिलोंग्स टू बंगाल और लोग काफी जो होते हैं वो ऑफेंड भी हो जाते हैं, लेकिन ये उनकी बॉन्डिंग आपस में ऐसी है कि यू नो ही शी कैन कॉल हिम विद दैट। और सिर्फ वो नहीं, आई एम श्योर कि सारे जो सीनियर हैं वो मैंने सुना है और लोग भी। एक और मजे की चीज है इनके मतलब कि एक टाइम के ऊपर इनको पाकिस्तानी मिथुन दा बुलाया जाता था। अच्छा, वो किस वजह से? उनके डांस ये स्टेप्स क्यों? ऐसे थे? हाँ, डांस स्टेप की तरह, डांस स्टेप्स की वजह से छोटे छोटे डांस स्टेप होते थे और वो कंटिन्यूअसली सेम रहते थे। तो फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड इनको इस नाम से मशहूर किया। जैसे हमारे यहाँ पे साहिल लोधी को कहा जाता है कि वो शाहरुख खान, पाकिस्तानी शाहरुख खान, ठीक है, चाइना का हाँ, शाहरुख मतलब खान, कि वो ऐसे वर्ड्स लिंक बोले जाते किया हैं। जाता। हाँ हाँ। हाँ, तो इसी तरह अ, से इनके नाम के साथ ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। आलमगीर की बात करें तो हम लोग क्योंकि उनके प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आए तो 1970 से लेके अब तक जो है ही इज़ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। और हम लोग जैसे मैंने पहले बताया कि उनका जो ताल्लुक है वो बांग्लादेश से ताल्लुक था उनका, था हम्म, क्या मतलब कि ऑब्वियसली है ईस्ट हम्म, पाकिस्तान जो उस वक्त था। और उनके जो फादर थे वो, एक बहुत मजे का फैक्ट ये है कि ही वाज पार्ट ऑफ नेशनल असेंबली, पाकिस्तानी नेशनल असेंबली का पार्ट थे। क्योंकि जब ईस्ट पाकिस्तान बना तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली थी ही वाज अ पार्ट ऑफ इट। और काफ़ी एजुकेशन जो है आलमगीर ने ईस्ट बंगाल से ही हासिल की, लेकिन अपनी जो हायर एजुकेशन के लिए वो इधर कराची में आ गए। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की और फिर ऑब्वियसली ही इमिग्रेटेड टू यूएसए, जहाँ पे अभी भी ही इज़ लिविंग इन यूएसए। इनकी बात करें तो इनको बेसिकली बैस गिटार बजाना इन्होंने शुरू किया था। फवाद, बैस गिटार के बारे में मुझे कभी भी वैसे प्रॉपर अच्छा, नॉलेज नहीं है। इट्स बेस अच्छा, गिटार नॉट बेस गिटार, ठीक है ठीक है। इसको देखा, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता इसके बारे में। इसका क्या मकसद क्या होता है इन अच्छा, म्यूजिक? अ, अ, जो हाई टोन, हाई पिच, सॉरी,
थिक पिच कॉर्ड्स जो होते हैं ना, अगर उनकी मदद से अगर आप किसी रिफ को प्ले करने की कोशिश करें तो वो बेस प्लेइंग कहलाया जाता है। और कभी गाना सुना है आपने, एकदम से गाना चल रहा होता है तो गाने के अंदर आवाज आती है जूम, हाँ 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 हाँ, वो जो जूम आता है ना गाने के अंदर, बिल्कुल वो बेस है। बैकग्राउंड में जाके ये आवाज होती है। यस यस, हाँ, कॉन्सर्ट्स अच्छा। के ऊपर जिस टाइम पे पिच पोर्शन आता है गाने का, तो एकदम से एक लेयर के अंदर सारा म्यूजिक आता है जो आपको गुजरता फील होता है आपके अंदर से। दैट इज द यस यस। इम्पैक्ट ऑफ बेस, दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ ओके, बेस सब। तो दैट्स नाइस। बेस जो है, इट्स अ 4 स्ट्रिंग गिटार, इट्स अ ठीक फोर है। स्ट्रिंग गिटार मोस्टली, समटाइम्स इट्स 5 स्ट्रिंग गिटार। और इसके ऊपर आप कॉर्ड भी प्रॉपर्ली प्ले कर सकते हैं और दूसरा भी रिफ्स भी प्ले हो सकती हैं। ओके, तो बेसिकली इन्होंने जो अपना स्टार्ट किया था वो बेस गिटार से किया था। और एक बैंड था जो उन्होंने जो जिसको कहा जाता है कि बांग्लादेश का या ईस्ट पाकिस्तान का जो सबसे पहला बैंड जो बना, उस बैंड का हम्म, ये हिस्सा थे और वहाँ उसमें ये बेस बजाते थे और उस बैंड का नाम था द विंडी साइड ऑफ केयर। तो दैट्स अ वेरी क्रिएटिव नेम, द सीरियसली। विंडी साइड ऑफ केयर, मतलब कि बड़ा डिफरेंट सा नाम है। और ऐसा नाम है कि आई थिंक लोग जो हैं वो उससे रिलेट कर सकें। फिर 1967 में वो इसी बैंड के लीड वोकलिस्ट भी बन गए। तो ऑब्वियसली एक जर्नी होती है, आप प्रॉपर स्टार्ट करते हो, फिर आप साथ साथ लर्न करते हो, तो फिर आप जाके एक लीड वोकलिस्ट जो है उसकी पोजीशन आप ले सकते हो। फिर उनकी यहाँ पे पाकिस्तान में आने की बात करें तो बहुत मज़े की स्टोरी है इनकी कि ये किस तरह से एक लीड सिंगर बने। कि यहाँ पर ही यूज्ड टू सिंग, पाकिस्तान में एक कैफ़े था कराची में, तारिक रोड जो है, इट्स अ वेरी मशहूर रोड, वहाँ पर एक कैफ़े था, मुझे नहीं पता अब वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। इस कैफ़े का नाम है ग्लोब होटल। तो वहाँ पर जो है ही यूज्ड टू परफॉर्म विद हिज बैंड, और वहाँ पे उनको जो है पे मिलती थी उस कैफ़े में 350 पर मंथ, जिसमें उनको खाना भी डेली का मिलता था। और ही यूज्ड टू परफॉर्म, और उस बंदे जो भी उनके आपस में डील हुई थी उसने कहा था कि यहाँ पे इंटेलेक्चुअल लोग आते हैं, तो आपकी जो सिंगिंग जो आपके जो गाने हैं वो ऐसे तो ना क्या, एक क्योंकि दो तरह के गाने होते हैं, एक थोड़े से ज्यादा इम्प्रॉपर हो जाते हैं बिलो और एथिक्स सॉन्ग्स नहीं आने चाहिए और उनकी एक हाँ स्पेसिफिक टोन एग्जैक्टली, होती है। जैसे आप इंस्टीट्यूट्स में चले जाओ बहुत से, तो वहाँ पे पंजाबी गाने अलाउ नहीं होते। हाँ एग्जैक्टली। तो स्कूल इनको स्कूल्स में कहा चले गया जाओ, था, वहाँ पार्टी सॉन्ग्स अलाउ नहीं होते। हाँ, तो इनको कहा गया था कि इन्होंने कुछ ऐसी परफॉर्म करने की इंटेलेक्चुअल गैदरिंग यहाँ पर आनी है, तो इसलिए एक तो आप भी ऑब्वियसली आपका टैलेंट लोगों तक जाएगा, तो आप ऐसा परफॉर्म करो कि एक होता है ना कि प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से परफॉर्म करो, शायद आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। और ऐसे ही हुआ। एक दिन ही वाज हम्म, परफॉर्मिंग एंड समवन फ्रॉम पीटीवी चैनल वाज ओवर देयर, और उनको जो है उनकी सिंगिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगा और उन्होंने रिकमेंड किया, वहाँ पे एक और पीटीवी शो हो रहा था उसके लिए, और फिर ही वाज कॉल्ड फॉर ऑडिशन। और जब इन्होंने ऑडिशन करने के लिए गए तो फिर उनको ऑब्वियसली इनका गाने का स्टाइल बहुत अच्छा लगा, तो फिर उनको जो स्टार्ट दिया था वो एक पाकिस्तानी म्यूजिक कंपोजर है, बहुत रिनोन, सुहेल राना उनका नाम है, और उन्होंने जो है इनको I've heard उनका of it. फर्स्ट ब्रेक दिया। यस, इनको फर्स्ट ब्रेक दिया, उनको कहा कि बाहर उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी, वहाँ पर उनको बुलाया टीवी स्टेशन के बाहर, और उनको कहा कि मुझे तुम्हारे गाने का जो स्टाइल है, तुम्हारे गिटार बजाने का स्टाइल है, मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो क्या तुम एज अ गिटारिस्ट जो है, मेरे एक प्रोग्राम है, एक चाइल्ड प्रोग्राम होता था, हम ही हम, ऑब्वियसली उस टाइम में ये होता था, बच्चों के लिए प्रोग्राम्स होते थे, तो उन्होंने कहा कि आप उसके लिए परफॉर्म करें। दिस इज हाउ ही एंटर्ड इनटू द इंडस्ट्री। आई मीन दिस इज अ वेरी नाइस स्टोरी कि कंप्लीट बैकग्राउंड है इसका, और कंप्लीट प्रोग्रेस होती है एक ना एक प्रॉपर एक स्वीट परफॉर्मेंस। एक स्वीट स्ट्रगल है विदाउट क्लाइमेक्स। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और एक्चुअली अच्छी ये कहना चाहिए विदाउट ट्विस्ट, विदाउट ट्विस्ट। विदाउट ट्विस्ट, बिल्कुल। एक हम सीढ़ी जो ऊपर ही चढ़ती स्टोरीज में नजर आ रही देखते है। हैं ना, फिल्मों में देखते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ, लिटरली हाँ, इनके गिर साथ जो गया, है गिटार छीन लिया, गिटार तोड़ हाँ। दिया, नहीं, घर घर बिठा लिया, लॉकडाउन हो गया। ऐसी कोई स्टोरी नहीं नहीं ऐसा, है। ऐसी वैसे स्टोरी नहीं है वैसे इनकी। फातिमा, आपने तो सुना, आपने तो देखा होगा ना वो वाला शो। तो बाद हम लोग जो है आलमगीर की तरफ आते हैं। और फवाद को, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत बातें आ रही हैं, तो इसलिए फवाद की बातें अगर हम कम करना चाहें तो बेटर कि हम फवाद को सिंगिंग की तरफ जो है धक्का देते। तो फवाद वो करें आपने मेरी जिसमें बात का फवाद जवाब नहीं दिया बेस्ट वैसे। है। फवाद, आप गाना क्यों नहीं सुनाते हमें आज? मैं आज आपके लिए एक गाना लेकर आया हूँ।
Okay, the फवाद, first song was देखा ना था से आप स्टार्ट करेंगे? yes, देखा ना था. मैं आपको बड़े मजे की बात बताती हूँ। मैं जब भी फैमिली गैदरिंग्स में होती हूँ ना, और अगर कोई मुझे गाने को कहता है तो मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल इसी गाने में होती हूँ, तो मैं हमेशा सबको यही गाना सुनाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये यही गाना है जो लोग मेरे आवाज में बर्दाश्त कर सकेंगे। Fatma's signature song. या एग्जैक्टली, प्लीज फवाद स्टार्ट। देखा ना था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा ना था हो गए सपनों में हम, देखा ना था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा ना था खो गए सपनों में हम. वो 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 दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राहें हमें अब जो कहे, राहों की बाहों को छोड़ छोड़ चल, जब से मिला हमें प्यार तेरा, चेहरा हसीन लगे बार बार तेरा, हाँ तुझे दिल में छुपाएंगे, करना पड़ेगा इंतजार यार तेरा, देखा ना था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा ना था हो गए सपनों में हम. This song is so beautiful and Fawad, you performed it very well. हमारी जो ऑडियंस है वो पागल हो गई थी लिटरली, with clapping emojis and everyone is appreciating you. आपकी आवाज़ को बहुत appreciate कर रहे हैं सब, क्योंकि आपने बहुत बहुत खूबसूरत परफॉर्म किया। और ये गाना है भी ऐसा, मैं भी यही सोची थी कि क्योंकि ऑब्वियसली रोमांटिक सॉन्ग्स आते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली, लेकिन ये गाना इट्स सो लाइवली, इट्स सो स्वीट। इसमें ये नहीं है कि हम sorry to interrupt every time. ओके, एक क्वेश्चन करता हूँ. पता मेरा मसला ये है कि मुझे क्वेश्चन भूल जाता है, तो और मैंने डायरी भी रखी नहीं क्योंकि गिटार रखा हुआ है, मैं सिर्फ बीच में काट देता. अच्छा, अगर ये कहा जाए कि ये जो गाना है ये 90s का आदत था, तो इस बात को मानेंगे आप? कंप्लीटली मुझे लगता है कि ये अभी भी आदत से ऊपर ही है, टू बी ऑनेस्ट। आदत इज अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ये होता है ना कि एवरग्रीन सॉन्ग है। हम ये 2000s में भी गा रहे हैं, हम ये 3000s में भी अगर जिंदा हो तो 3000s में भी ये गाना गा रहे होंगे, आई एम श्योर। क्योंकि ये इतने एजलेस गाना है ये। आदत इज आल्सो अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग, लेकिन दिस इज समथिंग over the moon, I believe. बिल्कुल ऐसे ही है। और अच्छा, फातिमा, एक सवाल है मेरे पास, वो ये कि जैसे अभी हम लोग एक बार डिस्कस कर रहे थे कि उन इंडस्ट्री के अंदर जो आर्टिस्ट हैं उनका ऐसी आपस में बॉन्डिंग होती है, वो एक दूसरे को मतलब नॉर्मली हम जिन चीज़ों से चिढ़ जाते हैं वो उन नामों से दूसरे को बुलाते हैं और वो बुरा नहीं मनाते। उस फिर वो एक सीनियरिटी, एक वो लेवल्स का लेवल भी सिमिलर हो जाते हैं। वो जब आप एक जगह फैमिली की तरह होते हो, तो आपको क्या लगता है हमारे डिपार्टमेंट के अंदर किस हद तक आपको वो लिबर्टी मिली कि फैमिली बिहेवियर किस हद तक मिला? अपने फैकल्टी के साथ के अपने पूरी फैकल्टी के अंदर, ऑब्वियसली फैकल्टी के साथ ही ना यार, क्लास में तो होगा ही होगा, फैकल्टी के साथ, मतलब you ever felt like a family? I have definitely felt like a family with everyone over there actually. Like कभी होता था कि कुछ obviously हम perfect हैं, ना हमारे सामने वाला कोई perfect होगा, लेकिन clashes आ जाते हैं। लेकिन even though वो clashes वहाँ पर हो भी, लेकिन still everyone felt like अच्छा, जिसमें घर में होता है ना कि बड़े भाई के साथ लड़ाई हो गई, तो definitely वो वाला हिसाब किताब वहाँ पर लगता था। और हाँ, ये जरूर नहीं है कि हम nicknames नहीं दिए हुए थे किसी को, ये मैं clear करती चलूं। अच्छा, ये बात में जान के बात की है। आप फंस गई हैं। अच्छा, because you felt like a family, I have 5 options. डिपार्टमेंट की सासू माँ कौन है,
टीचर्स में Oh से। God, I hate you, Fawad. डिपार्टमेंट के पापा, डिपार्टमेंट की फुप्पो, फुप्पो, पापा, सासू माँ, और एक दो दो और ऑप्शन है, अभी आप उनका बताएं, वो मैं बताता हूँ। दादो कौन है? Oh God. ठीक है। अच्छा चलिए एक एक करके सवाल पूछता हूँ। इट्स अ फनी क्वेश्चन यार, वैसे मजा आएगा। It is a funny question. But I am graduating, Fawad. I need my degree very badly. I'm going to apply for Roll of Honor. अब नहीं। अच्छा, हाँ, पापा तो ऑब्वियसली डीन है हमारे, लाइक कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है। तीन बदले हैं, तीन डीन बदले हैं नहीं, हमारे। जो प्रेजेंट डीन है हाँ वही हाँ होंगे ऑब्वियसली। ओके, सासू माँ मैं इसलिए नहीं कोई कहूँगी क्योंकि मेरा अभी तक सासू माँ के साथ एक्सपीरियंस नहीं ये हुआ, तो तो ना इसलिए कहो। मैं जानती नहीं हूँ। फन आप No, करेंगे तो अच्छा मैं भी आगे से अच्छा, आपको एक let ट्विस्टेड me let जवाब me guess. अच्छा let me guess. मैं एक ऑप्शन देता हूँ। एक टीचर थी फंक्शनल उर्दू की, वो पसंद करती थी। I don't even want to be in this conversation right now. लेकिन आई एम श्योर वो ये शो नहीं देख रही हूँ क्या, 100%। आप क्या कहना हमें चाह तो रहे हो, उनको कोई नाम दिलवाना चाह रहे मुझे लग रहा है अगर आपकी सासू माँ कहना चाहें तो। हो? Oh God, no, please no. I need a happier sasuma. Someone who talks to me in English, not in Urdu. Okay, these are some bad memories. Still, I think चलो these छोड़ें। मैं memories make our life so much happy. क्योंकि हम something to लोग फिर share. याद करते हैं। Yes, exactly. It's a part something to share. और एग्जैक्टली सबकी ज़िंदगी में ऐसा ही होता है। हम हमेशा ही डिस्कस करते थे, हर सेमेस्टर में कोई ना कोई एक ऐसा ज़रूर हमें प्रोफेसर या टीचर लगता था जो हमसे दुश्मनी मोल के आता था पहले से ही। और अच्छा हर नहीं, हर सेमेस्टर टीचर नहीं दुश्मनी मोल के आता था, हमें वो हमारा दुश्मन लगता था until unless में। हमारे फाइनल ग्रेड्स तक, यस, एग्जैक्टली। वो हमें ईमानदारी से पढ़ाने आते थे, पर वो और हाँ, हमारे स्टाइल में नहीं पढ़ा रहे होते थे ना, तो हमें वो दुश्मन हाँ, लगते थे कि ऐसे कौन पढ़ाता है, एग्जैक्टली। ऐसे कौन सा टीचर होता है, ये इनको तो टीचिंग आती ही नहीं। ये भी होता था। फिर हम ये भी एंड पे कहते थे, हम लोग ना ग्रेड्स तक का वेट करते थे मिड टर्म के, टू हैव अ प्रॉपर ओपिनियन अबाउट दैट पर्सन कि अच्छा हमने हम्म इस तरफ होना है कि उस तरफ जाना है। हम्म तो लेकिन अच्छा, जो एक ऑप्शन हो रही है मेरे पास, अच्छा, डिपार्टमेंट के वो टीचर, हम लोगों के वो टीचर जो फ्यूचर प्रेडिक्टर थे, या वो क्या कहना चाहिए, फ्यूचर दिखाने वाले, सर अली ज्योतिषी बाबा। अशरफ, सर अली अशरफ, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। आई मीन कि हमारे, मुझे लगता है कि हमारे मिड से पहले ही उन्होंने हमें बता दिया था आपके साथ ये होना है, थर्ड सेमेस्टर में ये उन्होंने होना है, सेवंथ सेमेस्टर तक ये होना है। तीन सेमेस्टर की भविष्यवाणी कर दी थी उन्होंने। एग्जैक्टली। हमारा फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था, हम लोग की बॉन्डिंग अभी हो रही थी, सर ने पहले कहते थे ये तो नहीं रहना, तो आप लोग जितनी कोशिश करनी है कर लें, जितना अभी आपने बबल्स में रहना रह लें, ये तो नहीं रहेगा। एंड एक्चुअली जैसे जैसे उन्होंने कहा एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। या तो यार हम लोगों ने उनकी बहुत मान ली या फिर ही नहीं, ये एक्चुअली होते ना। वो एक मूवी है ना, उसमें कहता है रॉन्ग नंबर है ये, हमने ना उनके रॉन्ग नंबर को ले लिया था, इसलिए पकड़े गए हम लोग। ओके, एग्जैक्टली। बैक टू द एक्सक्लूसिव लेजेंड्स। यस, ये भी एक्सक्लूसिव लेजेंड्स ही हैं, लेकिन ये इस इंडस्ट्री के नहीं है जिस इंडस्ट्री को हम डिस्कस कर रहे हैं। फवाद, आपके गाने की फिर से एक रिक्वेस्ट आ गई है, तो आप जो है कोई अच्छा सा और खूबसूरत सा गाना सुना दें, क्योंकि लोग, मुझे लगता है हमारी बातों से बोर हो जाते हैं। नहीं, बातों से मुझे लास्ट टाइम एक फीडबैक आया कि अच्छा, पहला आज का शो आपके पिछले 2 शो से ज्यादा अच्छा था, और आप लोगों की बातों का ज्यादा मजा आ रहा था, तो दैट्स नाइस। यू गाइस शुड कंटिन्यू। आप वो बीच में छोड़ के, मैं थोड़ा इमरजेंसी हो गया था, बट हम मैनेज कर लेंगे, पूरा कर देंगे। डेफिनेटली। अच्छा, ये जो गाना है ना, ये हर इंट्रोवर्ट इंसान के दिल की आवाज है, ओके। जो अपने मुंह से नहीं कह पाता, आलमगीर साहब की आवाज में। ठीक है। एक्चुअली आलमगीर साहब का गाना मेरी आवाज में।
कह देना आँखों से, समझ लेना बातों से, कोई तो रहता है आँखों में, सांसों में, कह देना आँखों से, समझ लेना बातों से, कोई तो रहता है सांसों में, सांसों में। कल तक था मैं अकेला, आज तू जाने जा, आज तू साथ है। मैं अब और किसी से क्यों मिलूं, जाने जा, आज तू साथ है। कोई तो रहता है सांसों में, ये सांसों में, कह देना आँखों से, समझ लेना बातों से, कोई तो रहता है सांसों में, ये सांसों में। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। सीरियसली एक तो ये गाना इतना अच्छा, मैं इनके जब भी मैंने गाने सुने ना, मेरे जहन में सिर्फ ये बात आती है कि अब ऑब्वियसली म्यूजिक स्टिल क्रिएट हो रहा है, लेकिन वो लिरिक्स जो है ना वो उतने ऐसे नहीं होते, PG-18 नहीं होते 5 में से, लेकिन ये इतने स्वीट रोमांटिक सॉन्ग्स हैं, इतनी खूबसूरती से लिखे गए हैं कि यू नो दिस इज द रीजन व्हाई दे स्टिल स्टैंड आउट अभी के आपको ना आपको ऐसे नहीं लगता कि आपकी एज से बड़ी शायरी है? या आई रिमेम्बर देयर आर सॉन्ग्स जिनको सुन के वालिदैन ये बात बोलते हैं कि ऐ की सुन रहे हो आप, अब के गानों की बात कर रहे हो, चाहे वो सुपर हिट सॉन्ग हो इस टाइम का, तो वो अक्सर ही बोलते हैं रोंदे रहा करो तुसी। डेफिनेटली यस। These are the kind of songs कि जिस पे ना हमें कभी सुनने को मिला, ना मुझे लगता है कि हम कभी आगे किसी को गाते हुए सुने तो ऐसा कुछ कह सकते हैं। इस तरह के एवरग्रीन सॉन्ग्स हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। और होता है ना कि अगर अपने फ्यूचर को अगर हम लोगों ने म्यूजिक इंडस्ट्री में लेकर आना हो ना, तो हम लोग पहले ऐसे गाने सुनाएंगे ताकि उनको पता हो कि यू नो दिस इज द रियल म्यूजिक, या दिस इज व्हाट एक्चुअली एग्जिस्टेड। हाँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता यू नो थिंग्स शिफ्टेड इनटू दूसरी तरफ, लेकिन ये पायनियर सॉन्ग्स इसी रीजन से, इसी वजह से हैं क्योंकि दे स्टैंड आउट। हम आलमगीर की डिस्कस कर रहे थे उनकी स्टोरी को, तो क्योंकि ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले बताया कि यू नो दिस इज द रीजन, या जिस तरीके से वो आए इस इंडस्ट्री में, उसके बाद उन्होंने ऑब्वियसली परफॉर्मेंस अपनी जो है मुसाफिर करते रहे। उन्होंने PTV से शुरू किया जहाँ पे 1970s में प्रॉपर उनका शुरुआत हुआ था, और एक उनको कहा जाता था कि मॉडर्न उर्दू पॉप म्यूजिक जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, और जिसका लाइक समहाउ लिंक था वेस्टर्न म्यूजिक से भी। और ऑब्वियसली इनके गानों से पता चलता है पॉप तभी क्रिएट होता है जब आप थोड़ा सा मॉडर्नाइज करते हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इनका जो डेफिनेटली म्यूजिक था वो मॉडर्न था, और इसी वजह से भी उनको जो है फर्स्ट पॉप म्यूजिकल प्रोग्राम जो है पाकिस्तान का, संडे के संडे जिसका नाम था, ये एक TV सीरीज थी जो कराची टेलीविजन से ऑन एयर हुई थी, और ये तकरीबन 2 साल चला था। और उसका जो आलमगीर ने इसमें जो अपना गाना, जो मशहूर गाना जो है अलबेला राही, इसी प्रोग्राम से इनका ये वाला जो गाना है, ये यूथ के अंदर जो है बहुत हिट हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली टीवी पे कॉन्टिन्यूसली
आ रहा था और लोग जो है इसको सुन रहे थे। फिर विद टाइम यू नो पीपल, सारे जो यंगस्टर्स थे, गर्ल्स एंड बॉयज, वो कहा जाता था कि वो एक झील पार्क है कराची में, उसके इर्द गिर्द इकट्ठे होते थे जस्ट टू यू नो एक ग्लिम्स मिल जाए इस पॉप सिंगर का, क्योंकि वो वहां से अपनी गाड़ी में रेड सिडान थी, वहाँ उसमें गुजरते थे। तो ये जो अब हम पापराजी वाला सीन देखते हैं ना, आई थिंक पाकिस्तान में ही यहाँ से शुरू हुआ था कि एक आर्टिस्ट को इस तरह से पहचानना शुरू किया था लोगों ने कि आप स्पेशली लोग फैशन आइकन के तौर पे पहचानने लगे थे लोग इनको। एक सिंगर तो थे ही थे, इनको फैशन आइकन, जैसे आजकल के हम दौर में देखते हैं ना कि एक सिंगर, वैसे वो कहा जाता है कि हरफन मौला होना बहुत जरूरी है आजकल के दौर में, अगर आप आगे तरक्की करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो इनके मुताल्लिक ये कहा जाता था कि ये ना सिर्फ एक सिंगर हैं बल्कि एक फैशन आइकन के तौर पे उभर के सामने आए हैं। हमारी इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे लोग हैं जिसमें जुनैद जमशेद इस तरह का नाम है, मतलब उन्होंने इस ऑल साइड्स कवर किए। एक टाइम पे ही वाज अ सेंसेशन हमारे। अब तो मतलब क्या से मेरे ख्याल से डाउनफॉल जा रहा है कि हमारे सेंसेशंस जो हैं वो टिकटॉक टाइप हो गई हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट वाज टाइम जब ट्रेंड यहाँ से वहाँ बाहर जाता था, बाहर से यहाँ नहीं आता था। तो ये उस टाइम के फाउंडर मेंबर्स हैं या पायनियर्स हैं जिन्होंने वो जो ट्रेंड्स था ना, उन चीज़ों को बाहर लेके गए। मेरे ख्याल से अगर कोई फैशन आइकन्स जो थे ना, जो अपने टाइम पे फैशन इंडस्ट्री से साइड पे होके अब किसी और इंडस्ट्री से रहते हुए एज अ फैशन आइकन इंटरनेशनली माने गए हैं ना, तो वो दो लोग हैं, एक इमरान खान और दूसरा आलमगीर। डेफिनेटली, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। पर आप आइकन तभी बनते जब वो आपने जिसने पहले कहा ना कि हर फन मौला हो, तो डेफिनेटली यू नीड टू बी दैट पर्सन, और हम तभी आइडलाइज करते हैं। फातिमा, आलमगीर हक जो है, ये जो एक्टर टाइप भी चेहरा लगता है, तो कोई ड्रामा वगैरह, फिल्म वगैरह भी की? इन्होंने टीवी पे कुछ ना कुछ परफॉर्मेंसेस किए, मैं आगे उसी पे ही आ रही थी। इन्होंने डिफरेंट स्क्रीन प्लेस में परफॉर्म किया है। जब ये इनका म्यूजिक में, जब ऑब्वियसली क्योंकि चुटकियों में यूथ वर बिहाइंड दैट पर्सन, और जब आप एक ऐसा आइकन बन जाते हो, जब पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को आप होता है ना कि यू काइंड ऑफ ओन इट बिकॉज यू आर द रीजन वाई दिस इंडस्ट्री एग्जिस्ट, तो फिर एवरीवन वांटेड कि ये हर वक्त स्क्रीन पे नजर आए। तो इनके इंटरव्यूज वगैरह डेफिनेटली होते थे, लेकिन क्योंकि इनका ताल्लुक जो है वो बांग्लादेश से था, तो इसलिए वो यहाँ पे उनके लिए बड़ा मुश्किल होता था टू मैनेज ओवर हेयर एंड देन गो बैक। तो इसलिए हमें थोड़ा कम नजर आई है, लेकिन जितना नजर आए वो कहते हैं ना कि एक पेट भर के नजर आए वाला हिसाब किताब था, क्योंकि इन्होंने अपना एक ऐसा मार्क छोड़ा था कि ऑडियंस जो है वो इनको अवॉइड नहीं कर सक रही थी। इन्होंने डिफरेंट शोज जो हैं परफॉर्म किए पाकिस्तान में 2012 में। फिर उसके बाद क्योंकि बीच में इन्होंने थोड़ा सा गैप लिया था, ये वापस चले गए थे यूएसए, फिर उसके बाद ही डिड हिज कम बैक, और अब आके यहाँ पे टीवी स्क्रीन पे स्पेशली अपने फैंस के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस थी जो बड़ी हुई थी लिटरली इनको सुनते हुए। तो फिर इन्होंने अप्रैल 2013 में एक शो था जो पाकिस्तानी म्यूजिक को, टैलेंट को प्रमोट करने के लिए था, जिसमें ऑब्वियसली यंग सिंगर्स आ रहे थे और उनको जज किया जाता था। तो डिफरेंट हमारे पाकिस्तानी स्टार्स, आलमगीर सर के साथ जो है मीशा शफी, स्ट्रिंग्स बैंड, अली अजमत एंड शहजाद हसन जो है, ये एज अ जज पैनल बैठे थे इस शो में जिसका नाम था म्यूजिक आइकन्स। और फिर उन्होंने जो है टैलेंट को ऑब्वियसली स्क्रीन पे लेकर आए थे, और उन्होंने डिफरेंट मॉर्निंग शोज एंड लाइव शोज में इन्होंने इंटरव्यूज भी दिए थे। तो इनका जो बेसिकली स्क्रीन के ऊपर तो सर बोलो, आप कंटिन्यू करो, बात कंप्लीट करो, बता दो। हाँ, स्क्रीन के ऊपर जो है इन्होंने इस तरह से अपनी प्रेजेंस शो कराई थी। और इनका जो म्यूजिकल जो है एल्बम्स जो हैं जो उनकी रिलीज हुई हैं, उनको अगर हम डिस्कस करें तो मुजाहिदीन अफलाक जो है, ये इन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसको प्रोड्यूस किया था, ये इन्होंने परफॉर्म किया था। उसके बाद आयना इनकी एल्बम आई थी। फिर इनका एक बंगाली सॉन्ग है जिसको जो मैं प्रोनाउंस नहीं करना चाह रही क्योंकि मुझे पता है मैंने डेफिनेटली गलत बोल देना है। कुछ ऐसे है कि आमे भशाली रे, आई थिंक, आई होप कि मैंने सही बोला। मुझे लग रहा है अभी भी ये बास गिटार जैसा ही। I'm sure.
बाद उनका जो गाना जो अभी आपने गाया कि देखा ना था कभी हमने ये समा, ये इनका आया। फिर देख तेरा क्या रंग कर दिया, आई लव दिस सॉन्ग, ये भी बहुत रिफ्रेशिंग गाना है। फिर गोरी पंकज पे, फिर हार्ट बीट, फिर हम सबका पाकिस्तान, कह देना जो अभी आपने परफॉर्म किया, ख्याल रखना, माओ की दुआ पूरी हुई, ये भी उन्होंने जो बच्चों के लिए एक दुआ, ये भी उन्होंने परफॉर्म की। और शाम से पहले आना, ये जो है इनके डेफिनेटली म्यूजिक इंडस्ट्री में ये ये जो गाना है माँ की दुआ पूरी हुई, ये जो ट्रैक था, हाँ ये काइंड ऑफ नज़म थी, ये गाना नहीं था, नज़म है नज़म थी। जी। हाँ, ये ये नज़म थी। अच्छा, दुआ है, इस दुआ है ये। इस बात को कंटिन्यू करता हूँ। फातिमा, जब से आपने आंखें खोली हैं, शुरू से आपके घर पे केबल लगी हुई थी कि आपने एक सर्टेन टाइम पीरियड तक पीटीवी देखा था? मैं जब, टू बी ऑनेस्ट, जब मैं बहुत छोटी थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि मुझे टीवी का इतना शौक नहीं था। वेरी न्यू टू ओह से। नहीं, प्लीज। मैं बताती हूँ मुझे निरमा, डिफरेंट। वॉशिंग नहीं, पाउडर निरमा। ये मैंने कभी भी नहीं किया। फवाद अपनी नहीं, अपनी वो क्या था? रिसर्च करके वो आए क्या जाके। था? मैं नहीं वो बताती क्या था? आपको। मैं आपको बताती हूँ। मुझे टीवी देखने का मुझे इसलिए याद आ शौक जा नहीं रहा है। था क्योंकि मुझे टीवी देखने का इसलिए शौक नहीं था क्योंकि मैं खुद ऐसी हरकतें कर रही होती थी जो कि रिकॉर्ड होती थी और जो फिर टीवी में लगाई जा सकती थी। या मैं ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होती, इसलिए मुझे टीवी देखने का शौक था। टीवी को जरूर मुझे देखने का शौक होता है। यार नहीं 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 था कुछ, वो गाना क्या था प्लीज मुझे बताओ ना, वो कमर्शियल क्या था वो? टोयो था। टोयो। हाँ हाँ टोयो टोयो। जी। प्लीज प्लीज से क्या थी, लाइंस क्या थी उसकी? I'm not going to do टोयो। that with myself. नहीं बस Sorry. पहली लाइन प्लीज प्लीज, जस्ट पहली लाइन। यार वो एक एड था, गाना नहीं था, हाँ वो क्या था? एड था। क्या था? क्या था? मेरे मेरे कपड़े कौन धोयो रे, मेरे कंबल नहीं, कौन धोयो रे। say ना, it with that accent. I'm not going to do that for The him. people who are watching it, she's pro in saying that voiceover. It Someday you was an can. ad, भगवान। What was that? मुझे क्या था वो? एक वॉशिंग मशीन थी टोयो, बहुत मशहूर ब्रांड था उस वक्त। अब तो ऑब्वियसली बहुत सारी और मशीन आ गई हैं। तो उसका एड चलता था, जो उसकी जिंगल थी वो ऐसी थी कि मेरे कपड़े कौन धोयो रे, मेरा कंबल कौन धोयो रे, मेरे निकर कौन धोयो रे। तो हम सब कजन्स ने मिलके उस What was your रीमेक किया part? था। What was your part? What was your part? I don't even remember anymore, Fawad. I was a child. I don't know, 4 years old, 5 years old जब मैंने वो किया था। मुझे नहीं याद। मैं याद नहीं रखती, मैं अपने पोर्टफोलियो में नहीं, ये नहीं लिखती इवेंचुअली। अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा था, मजाक असाइड, जोक्स असाइड, थैंक यू। मैं ये बताना चाह रहा था कि 2016 में मेरे घर में केबल लगी है। उससे अच्छा। पहले तक ना, हाँ उससे पहले तक तो मेरी फैमिली में मतलब हमें ना लारा लगा के रखा हुआ था। क्या था कि जब हम पहले कहते थे, मम्मा कहती थी कि मेरी से बड़ी बहन है ना, वो उसकी मैट्रिक हो जाए ना फिर लगवा देंगी, तो फिर उसकी मैट्रिक हो गई, तो फिर मुझे कहते तुम्हारी मैट्रिक हो जाएगी ना फिर लगवा देंगे, फिर मेरी मैट्रिक भी हो गई। ठीक था, तुमसे छोटी बहन की मैट्रिक हो जाए ना फिर लगवा देंगे। जब तक तीनों बहन भाइयों ने मैट्रिक नहीं कर लिया ना, तो हमारे घर केबल नहीं लगी। तो वो जो एक टाइम होता है ना टीवी देखने का शौक होता है, जिस एज पीरियड के अंदर, तो उस टाइम मैंने पीटीवी देखा है। तो मैंने आलमगीर साहब के ये जो आपने एक शो का नाम लिया 2013 में, जब मैंने वापस आया था, वापस आकर मैंने जो एक शो स्टार्ट किया था, मैंने वो शो लाइव देखा हुआ है। और उसके अलावा ये जो हमद है, 4 बजे की जो 4 बजे कार्टून लगते थे दोपहर के टाइम पे, तिलावत कुरानी के फौरन बाद कार्टून्स लगते थे। कार्टून्स के बाद ये दुआ जरूर लगती थी, माँ की दुआ पूरी हुई और हमें चाहिए क्या। तो आई स्टिल रिमेम्बर दैट टाइम के, अगर मैं ये कह सकूं कि मैंने आलमगीर को मतलब एक था ना 90s के सिंगर, तो मैंने वो जो 90s के सिंगर है मैंने उनको लाइव सुना हुआ है। मेरे पास ये एजाज हासिल है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। और हम लोग फातिमा, मुझे सिर्फ आप कंटिन्यू करो, बाद मैं सिर्फ चार्जर लगा लूं, चार्जिंग कम है मेरी। हाँ बिल्कुल आप बात कंटिन्यू करो। हाँ।
हम इनके अवार्ड्स और रिकग्निशन की बात करें, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक इतना बड़ा आर्टिस्ट और उसकी अचीवमेंट्स तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होती हैं, और इनकी अचीवमेंट्स ऐसी अचीवमेंट्स हैं कि इसका कोई मुकाबला नहीं है। ही हैज़ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको 2012 में मिला था बाय पीटीवी। फिर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड इनको मिला प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इन 2013। फिर इनको निगार अवार्ड मिला, जो कि ये भी एक स्पेशल अवार्ड होता है इनकी प्लेबैक सिंगिंग के लिए। फिर इनको बेस्ट सिंगर अवार्ड मिला 1996 में, सॉरी 1986 में बाय पीटीवी। फिर उसके बाद उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला 2019 में बाय पाकिस्तान एयरफोर्स, और फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला 2019 में बाय प्राइवेट चैनल। तो आई मीन दिस इज अमेजिंग कि एक आर्टिस्ट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है ना, कि सब कुछ कवर कर देता है। फिर गवर्नमेंट की तरफ से इतनी दफ़ा रिकग्निशन मिलना, तो ये एक, और गवर्नमेंट क्या, उसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से भी, आई डोंट थिंक सो, मैंने सुना है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से किसी को इतना रिकग्निशन मिला हो। तो आई बिलीव कि दिस इज़ वेरी नाइस। हमारी इन्होंने 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 पेट्रियोटिक सॉन्ग भी किए ना, 2 से 3 पेट्रियोटिक सॉन्ग्स किए हैं, आई रिमेंबर। हाँ, इन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ ही मिलके उन्होंने जो है काफी मुजाहिदो जहां का वकार है, ये किया ना इन्होंने, तुम बिल्कुल ही से है मुजाहिदो जहां का वकार है। बिल्कुल ऐसा ही है। Yeah. और फवाद, मज़े की बात ये है कि एक इंसान ने अपनी पूरी जो लाइफ है वो अपनी इंडस्ट्री को दे दी है, और अब जो है हमारी इंडस्ट्री उनको रिवॉर्ड कर रही है बाय बायोग्राफिकल फिल्म जो इनके ऊपर बन रही है, जिसमें फवाद खान जो है वो आलमगीर का रोल अदा करेंगे। फिल्म का नाम है अलबेला राही, और ये सुल्तान वनी जो है इसको डायरेक्ट करेंगे, और उन्होंने ही स्क्रिप्ट लिखी है। और आई बिलीव कि दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हमारे इंडस्ट्री के लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों को ओन करना चाहिए अपने सिंगर्स को जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वही बात है कि लेजेंड है, तो इसी वजह से इनके ऊपर जो एक पूरी प्रोडक्शन हो रही है, इनकी लाइफ पे इनकी बायोग्राफिकल फिल्म बन रही है। तो दिस इज वेरी नाइस फ्रॉम आवर इंडस्ट्री, एक ना गिफ्ट है हमारी इंडस्ट्री की तरफ। एक नाइस जेस्चर है यार, अच्छी बात है। वो जो हम लास्ट शो में कंप्लेन कर रहे थे कि जैसे अली अज़मतपुरा जाके एक वर्ल्ड टूर करके आए हैं, तो उनको रिकग्निशन कोई नहीं दे रहा, कि बाहर के मुल्क में अगर ये बात हुई होती तो यहाँ पर ट्वीट्स थोड़ी होती हैं, वेलकम बैक और इस तरह चीज़ें होती थी। तो इट्स नाइस जेस्चर। आप अपने आर्टिस्ट को, एक आर्टिस्ट आपसे मांगता ही यही है। वो एक कहावत मशहूर है शायरों के मुतालिक, कि शायर जो होते हैं ना, अक्सर एक खाने पे आपको गज़ल लिख देते हैं, कभी एक जाम पे आपको पूरा वो लिख देते हैं, क्या कहना से, पूरी गज़ल पूरी कवाली जो है वो लिख लेंगे पूरी। हाँ, तो वो ये प्यार के भूखे लोग होते हैं, तो इस तरह से ही है। अच्छा, जब से आपने वो गाने का जिक्र किया ना, देख तेरा क्या, मेरे दिमाग में ना वही चढ़ा हुआ है, तो वुड यू माइंड मैं अगर वो गाना स्टार्ट करूं? आप परफॉर्म करें वो गाना। अच्छा, इस गाने के मतलब एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा वो ये कि मैं इस पे गिटार प्ले कर सकता हूँ, बट आई बिलीव कि अगर इसके ऊपर बीट प्ले करें तो ज्यादा मजा आएगा, तो आई एम गोइंग टू प्ले बीट। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है। देख तेरा क्या, देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है। देख तेरा क्या, ये झोंका तेरे घर का रास्ता बनेगा, अकेले मिला तो तुझे मिलके कहेगा, तुझसे कहेगा देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है। देख तेरा क्या। ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। और ये गाना एक ऐसा गाना है कि हम लोग इसमें शादियाँ जब भी होती है ना, तो हम लोग बैठ के टप्पे वगैरह गाए या कुछ, तो ये एक ऐसा मेन गाना होता है कि हम लोग जो है इसको मिस नहीं करा सकते। लाइक ये वी हैव टू सिंग दिस। हम पकड़ के सबसे
सबसे ज्यादा रगड़ा देने वाला जो गाना होता है ना, वो ये 2-3 गाने होते हैं। एक वो चिट्टा कुकड़ बने हुए थे। जब एब्सोल्युटली। जब वो कहते हैं ना, वो कहते हैं हल्की आंच पे गाओ, जब हल्की आंच पे आते हैं। तो इस तरह पहले ये इस गाने के साथ भी एक कवर भी किया ना खूबसूरत के अंदर, जैसे देख तेरा क्या लट्टे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, तो ये पूरा एक टप्पा जुड़ जाता है। तो अच्छे से बैठता है, इसलिए इसको फिर उन्होंने जो है मर्ज कर दिया। और एक और जो इनका गाना है कह देना, ये भी हम लोगों ने बहुत ज्यादा परफॉर्म किया। मतलब कि मुझे लगता है कि बल्कि इनका एक और बहुत खूबसूरत गाना है, अगर फवाद आपने वो सुना हो, मैंने तुम्हारी घाघर से कभी पानी पिया था, तुम मैंने तुम्हारी घाघर से कभी पानी पिया था, प्यासा था, तुम याद करो, मैंने तुम्हारी, ऐसी है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और ये इवन, हालांकि ये बड़ा डिफरेंट सा गाना है, लेकिन हम लोगों ने अपने जो कजन्स की शादियां होती हैं उसमें हम लोगों ने इस गाने पे लुड्डी भी डाली थी। तो मतलब कि हम लोगों ने इस गाने के साथ जो कुछ पॉसिबल था ना, यार इट्स हमने। प्योरली लुटी सॉन्ग। इस गाने के मतलब मशहूर है, इस गाने के मतलब मशहूर है कि इसने एक टाइम पे आके, जैसे जवाद अहमद इब्रार के मतलब की गाना मशहूर है कि इन्होंने ना आके शादियां छीन ली थी, ठीक है। अच्छा। जब ये सिंगर्स मार्केट में आए ना, तो इनके गाने ऐसे थे जैसे आजा निभा जा साइकिल थे, तो उसका साडा कल्या जिंदा है ना। तो एक टाइम पे, जिस टाइम पे ये गाना आया था, तो इसने आके शादियां छीन ली थी। मतलब एवरी अदर पर्सन, एवरी अदर रिच पार्टी, एवरी अदर एलाइट कम्युनिटी, दे ऑल वांट के आलमगीर उनकी शादी पे और आके ये गाना ये गा दे। तो इन्होंने वो जो छोटा आर्टिस्ट होता है ना, उनसे वो छीन ली थी। बिल्कुल, क्योंकि ये गाना ऐसा है ना कि ऑब्वियसली एक तो इतना रिफ्रेशिंग सॉन्ग है कि ऑडियंस जो है ना वो उसको छोड़ के तो बिल्कुल मिक्सअप हो जाती है उसके अंदर, या फिर इतना इन्वॉल्व हो जाती है उसके अंदर। तो इसलिए जो है आई एम श्योर कि ये गाना जो है, हम इसको, वही बात है कि मिस नहीं करा सकते हैं इसको। बिल्कुल ऐसे ही है। अ, और फवाद, आपने ये देखा है कि हमने आलमगीर पे पूरा शो कर दिया और 56 मिनट हो भी गए हैं, और पता भी नहीं चला टाइम का, क्योंकि शायद हम लोग ऐसे ही आर्टिस्ट होते हैं जिनको हम इतना एंजॉय करना शुरू करते हैं कि फिर हम लोग का वक्त का बिल्कुल अंदाजा ही नहीं होता। और आलमगीर की जो आखिरी अगर मैं बात बिल्कुल ऐसे ही करूं, है। तो फिर उनका ये है कि आजकल उनकी जो तबीयत है वो इतनी ठीक नहीं है, क्योंकि ही गॉट डायग्नोस्ड विद किडनी इशू, जो उनकी फैमिली से, उनकी मदर से उनको आई। और वो मतलब कि उनका, मैंने जो सुना है कि उनको डायलिसिस होते हैं हफ्ते में मेरे ख्याल से 3 दिन, और काफ़ी अरसे से चल रहा है। इसीलिए बहुत सारे हमें रूमर्स सुनने को मिलते हैं जो कि गलत होते हैं, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली जब किसी आर्टिस्ट की तबीयत ख़राब होती है तो फिर एक सेकंड के लिए भी वो हॉस्पिटल उठ के जाएं तो लोग जो हैं वो बिल्कुल शक करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वी ऑल शुड प्रे फॉर हिम, बिकॉज अल्लाह ताला उनको उस पेन से निकाल दें जितना जल्दी पॉसिबल, क्योंकि ही हैज सर्व्ड हिज कंट्री एंड जिस होता है ना, जिस पॉइंट तक पॉसिबल था उन्होंने अपने आप को अपनी ऑडियंस के सामने रख दिया और बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म किया। और वो कहते हैं ना कि जिनका गाना है बेला राही, उसमें भी यही है कि अकेले ही हैं और अकेले ही चल रहे हैं। और इनकी कही हुई एक बात है बड़ी मशहूर, वो ये कि आर्टिस्ट का गाना, सिंगर का जो होता है ना, वो गाना नहीं होता, सिंगर के बोल होते हैं, गाना पब्लिक का होता है। तो ये वो लोग हैं जो पब्लिक को कुछ देते हैं, उनसे लेते कुछ नहीं। तो ऐसों के मुतालिक मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है देखने वालों सबसे कि ऐसी इस तरह के र्यूमर, जैसे अभी रिसेंटली लेजेंडरी कॉमेडियन अमानुल्लाह खान साहब की जब डेथ हुई, तो मेरे ख्याल से एक हफ्ते के अंदर 5 र्यूमर्स आए कि डेथ हो गई। मैं उनकी बेटी को फोन करता था, इज दैट रियल न्यूज़? वो कहती नहीं, मैं पापा के अभी मिल के नहीं, सब एवरीथिंग इज ओके। तो अ, हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि दीज पीपल, इनकी यादें, ये लोग, इनसे, इन लोगों से, जैसे आपसे, आपके साथ कुछ लोगों के सेंटिमेंट जुड़े होते हैं ना, उन लोगों के साथ भी लोगों के सेंटिमेंट जुड़े होते हैं। तो दुख देने वाला इंसान जो होता है ना, वो इंसानियत के दायरे से बाहर हो जाता है। तो मजाक अच्छा लगता है, पर उतना जितना बर्दाश्त किया जा सके। हाँ, खुद बर्दाश्त से भी बाहर जो बर्दाश्त किया जा मजाक है सकता ना, मजाक से बाहर जो बर्दाश्त से बाहर जो मजाक होता है ना, वो गुनाह में कंसीडर होता है। और गुनाह अच्छी जो है ना, उससे परहेज करना चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल के र्यूमर्स मत फैलाया करें।
उनके लिए दुआ करो। हम लोग का ये वो वाला टाइम आ गया है कि सब कुछ इतना फास्ट हो गया है कि हम लोग समझते हैं कि जितनी जल्दी हम ये खबर खुद ब्रेक करेंगे उतना हमें फायदा होगा। तो आई बिलीव कि ये इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ये वाली होती है कि इसमें आप 10 दफा भी अगर कंफर्म करें ना तो वो भी मेरे ख्याल से कम होगा जब तक आप इसको इतना ऑफिशियल करो। लेकिन अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनको जितनी जल्दी पॉसिबल है ठीक कर दें, क्योंकि he is a legend और हम चाहते हैं कि he stays in हम और सुनना चाहते हैं यार, हम और सुनना चाहते हैं। वो कहते हैं कि बुजुर्गों का साया सर पे रहे ना तो इंसान अच्छे डिसीजन लेने में कामयाब होता है। तो हम चाहते हैं कि अगर हम लोग हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़े और हम तरक्की कर सकें तो हमें उन लोगों की जरूरत है, तो हमें उन लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए। और हमारा घंटा पूरा हो गया है। और फवाद को डेफिनेटली वो कुछ और सिखा के जाएं क्योंकि फवाद को बहुत जरूरत है। लेकिन अब आप बचना, मैं अगली दफा आपसे फुप्पो क्या, अब आपसे चाचू भी निकलवा के जाऊंगा, देखना फिर आप देखिएगा मैं आपको जवाब क्या देती हूँ आगे से। आप क्या कहना, मैं हर दफा आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आता हूँ, आप हर दफा मेरे लिए सिर्फ लेजेंडरी सिंगर लेकर आती हैं। आप भी मेरे क्वेश्चन लेकर आया करें। फवाद ये इससे बड़ा मैं और आपको क्या चैलेंज दे सकती हूँ कि आप उस परफॉर्मर को परफॉर्म करके दिखाएं। इससे बड़ा चैलेंज तो कुछ है ही नहीं। आप इस तरह क्या करें ना कि मेरे लिए बड़े बड़े आर्टिस्ट के नाम लेकर आया करें और मुझसे फिर पूछा करें कि अच्छा आप इनको जो कहता है वही होता है। मैं नहीं पूछूंगा, मैं नहीं पूछूंगा। ये तो किसी किताब में नहीं लिखा था। सबका हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। आई रियली होप कि सबने एंजॉय किया हो, सबका टाइम ये 1 घंटा अच्छा गुजर गया हो, क्योंकि हमारा ये 1 घंटा बहुत अच्छा गुजर गया है। और हम लोग आहिस्ता आहिस्ता बहुत क्लोज आ रहे हैं इस पैंडेमिक से निकलने के लिए। तो इसलिए सब लोग अपने घरों में रहें और जितना पॉसिबल है अपने आप को, अपने फैमिलीज को, अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करें। और आई नो लोगों के बर्थडेज आते हैं, लोगों के बहुत ऐसी सेलिब्रेशन आती हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ नहीं होता। इस 1 साल उनको अकेले सेलिब्रेट करने दें और अगले साल जो है वो डबल धमाल के साथ जो है इसकी परफॉर्मेंस कर लेगा। तो इसलिए थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। आई होप यू एंजॉयड द शो। इंशाल्लाह अगले सैटरडे मुलाकात होगी विद फातिमा एंड फवाद और F स्क्वायर। और सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। या एग्जैक्टली, सब अपना ख्याल रखिएगा और अपनी सेहतों के अपने लिए ना सही अपनी फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा ख्याल रखें। एंड टेक केयर। फातिमा अहमद की तरफ से अल्लाह हाफिज़। फवाद अली की तरफ से अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। यस, सो टेक केयर। एंड आज का शो यहीं पे एंड होता है। तो लेट्स मीट नेक्स्ट सैटरडे 4 to 5 PM। अल्लाह हाफिज़। साइनिंग आउट।